नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी जल्दी से आ सकें। भाई सेशन को शेयर किया करो, बिना शेयर किए कैसे काम चलेगा। चलिए विचार ले लेते हैं आज का क्या होता है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि जब मिठाई खाते हैं ना, उसका असली मज़ा तभी है तब पहले मिर्ची खा लें। आपने देखा है, पहले आप मिर्ची खा लो तो उसके बाद हम कुछ मीठा खाते हैं जिससे कि हमें मिर्च ना लगे। और वो मीठा खाने में जब जितना अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा वो मीठा कभी नहीं लग सकता जितना मिर्ची खाने के बाद लगता है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी तकलीफ़ कम होती है, इसलिए हमें अच्छा लगता है वो। यदि मिर्ची खाने के बाद हम चीनी भी खाएंगे ना तो भी अच्छी लगेगी, और वैसे हम बर्फ़ी भी खाएंगे तो भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों लगेगी अच्छी? क्योंकि वो हमारी तकलीफ़ कम कर रही है भाई, इसलिए। तो काबिल बनने के लिए यदि तुम गिरोगे और गिर के जब उठोगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो कभी गिरा ही नहीं है उसे क्या पता चलेगा गिरना क्या होता है। लेकिन जो गिर के उठेगा उसको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। तो भाई पहले मिर्ची खा लेना है, बाद में मीठा खाना है, ठीक है, ताकि रसगुल्ला और भी ज़्यादा मीठे लगें। चलिए इतना पढ़ो कि रसगुल्लों का इंतज़ाम हो जाए, खुदा करे हमारा भी नाम हो जाए और आपकी जॉब लग जाए। चलते हैं प्रश्न पर। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा पूरा सेशन है। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। भाई बिना शेयर किए ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको शेयर तो करना चाहिए। अब आप ही शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। आप खुद देखो आपकी संख्या कितनी है, खुद ही लग रहा होगा आपको अच्छी बात नहीं है ये। इतनी कम संख्या से काम नहीं चलेगा। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। अब क्या है, निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सही विराम चिन्ह का उपयोग किस वाक्य में हुआ है ये हमें देखना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वाक्य एक ही लिखा हुआ है भाई, बस विराम चिन्ह हमें देखने हैं कि किस में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह क्यों आएगा भाई? सिंपल बात है, वो कह रहा है अच्छा अब मैं चलता हूँ। कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है ये। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जो आश्चर्य की बात होती है उसमें लगाते हैं हम विस्मयादिबोधक चिन्ह। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अच्छा के बाद वो थोड़ा रुक रहा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अल्प विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा, अल्प विराम। अच्छा अब मैं चलता हूँ ये नहीं होगा। और ये जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन हमारा, यहाँ अर्धविराम लगा हुआ है, अर्धविराम नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। योद्धा, युधिष्ठिर, कुलश्रेष्ठ या स्थायी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई।
चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है हमारा योद्धा। योद्धा किसे कहते हैं? युद्ध में लड़ने वाले को कहते हैं योद्धा। ठीक है। युधिष्ठिर किसे कहते हैं? सेकंड अपना ऑप्शन है हमारा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर ही कहते हैं भाई, बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा यहाँ। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कुल श्रेष्ठ किसे कहते हैं? कुल में श्रेष्ठ को कुलश्रेष्ठ कहते हैं। स्थायी किसे कहते हैं? एक स्थान पर टिके रहने वाले को स्थायी कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? मतलब वसंत के जो पर्यायवाची हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वसंत के 4 पर्यायवाची दिए हुए हैं, एक ऐसा है जो इनमें से वसंत का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें छांट के बताना है कौन सा वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। क्या है ऐसा ऑप्शन जो वसंत का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, ये इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। ये इन ऑप्शन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, इनको ध्यान से देख लेना आप। चलिए आंसर ले लेते हैं हम, क्या होगा इसका आंसर। सभी आंसर दिया करो भाई, आंसर दोगे तो कुछ सीख लोगे, हाथों का कुछ नहीं जाता है। ठीक है, जब ये शरीर मिला है तो इसका प्रयोग कीजिए, हर अंग का प्रयोग कीजिएगा। यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे पहले सुना है आपने, पहले इंसानों के पूंछ होती थी, लेकिन वो क्या था, इंसान की लाइफ में पूंछ का कोई प्रयोग नहीं था, तो अब क्या हो गया, पूंछ खत्म हो गई। वैसे ही आप जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो आगे आने वाली पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, मजाक नहीं है ये, सच में बता रही हूँ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ये सब बसंत के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। कांतार किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? वन का पर्यायवाची है, ये वसंत का नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उल्लास का विलोम है। शब्द दिया है उल्लास और पूछा है उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हारिया नहीं है भाई, ये हर्ष है यहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हर्ष है। हर्ष, विषाद, कष्ट या निराश है? ये ऑप्शन है निराश है। ठीक है, निराश है। उल्लास का विलोम क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हर्ष होता है, विषाद होता है, कष्ट होता है या निराशा होता है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। हर्ष किसका विलोम होता है? हर्ष विषाद का विलोम होता है। कष्ट का विलोम क्या होता है? कष्ट का विलोम होता है सुख। ठीक है, लेकिन उल्लास किसका विलोम होता है? निराशा। ठीक है, आपको याद रखना है, निराशा उल्लास का विलोम है भाई। हर्ष का विलोम विषाद है और कष्ट का विलोम सुख है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ क्या नहीं है ये हमें बताना है। वाण नहीं है, पक्षी नहीं है, आकाश नहीं है या तारा नहीं है। क्या नहीं है खग का अर्थ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, खग का अर्थ क्या नहीं है? वाण नहीं है, पक्षी नहीं है, आकाश नहीं है, तारा नहीं है। चलिए
आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वांड भी है, पक्षी भी है, तारा भी है। खग उसे कहते हैं वह जो आकाश या हवा में उड़ता हो, आकाश में उड़ता हो या फिर हवा में उड़ता हो, उसे कहते हैं खग। वाण जब धनुष से छूट जाता है तो वो भी हवा में उड़ता है, आकाश की तरफ कोई जाता है। पक्षी है, वो भी आकाश में उड़ता है। तारे हैं, वो भी आकाश में इधर से उधर उड़ते हैं। लेकिन क्या है, आकाश तो भाई आकाश है ही, आकाश में तो ये सब उड़ते हैं, आकाश खग का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत अच्छा है ये, और ऐसा नहीं है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जंगल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जो प्राणी जंगल में रहते हैं उनके लिए एक शब्द बताइए। जलज, जलनिधि, जलचर या जलधर। जंगल में रहने वाले प्राणियों के लिए क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जलज कहते हैं, जलनिधि कहते हैं, जलचर कहते हैं या जलधर कहते हैं? चलिए, अच्छा प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? भाई शेयर कर दीजिए। कितनी बारी मैं कहती हूँ सेशन को शेयर कर दिया करो, बिना कहीं शेयर कर दिया करो। यदि एक क्लास किसी वजह से बंद होती है तो उसके जिम्मेदार आप हो, वो आपकी वजह से बंद होती है। हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन शेयर करना आपका काम है भाई। आप अपना काम नहीं करोगे तो हो सकता है ये क्लास बंद हो जाए, क्योंकि जितने लोगों की संख्या है उतने लोगों से कुछ हो नहीं रहा है। आपको संख्या बढ़ानी चाहिए, ये मैं रोज़ कह रही हूँ कि आप संख्या बढ़ाइए भाई। यदि आपको ये क्लास चाहिए तो आपको संख्या बढ़ानी चाहिए इसकी। ठीक है, कम से कम जितने तुम लोग हो वो एक दो लोगों को तो ला सकते हैं ना अपने साथ, लेकिन इतना भी नहीं करते आप लोग। चलिए, जल में रहने वाले प्राणी, एक शब्द बताना है। जलज किसे कहते हैं? जलज, जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है ये। जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? जलज होता है। समुद्र को जलनिधि कहते हैं, जल को जो धारण करता है उसे जलनिधि कहते हैं, समुद्र। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। जल में रहने वाला प्राणी क्या होता है? जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा जलधर, जल को धारण करने वाला। चलिए, प्रश्न है हमारा, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरा है और पूछा है इसका अर्थ बताइएगा। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित सोना। क्या है इसका सही अर्थ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई, टाइप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन छांट के लाते हैं, लेकिन आप लोगों पे बस क्या नहीं होता, उंगलियां नहीं चलाई जाती, शेयर नहीं किया जाता। ये तो गलत बात होती है ना। शेयर करना चाहिए आपको। अब जल्दी से फटाफट जाके शेयर करके आओ। चलिए, आंसर ले लेते हैं। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ, सुगंधित होना नहीं होगा, सुंदर आभूषण नहीं होगा, सुगंध से युक्त नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। एक तो सोना है ही, ऊपर से सुगंध और आ रही है उसमें से, मतलब किसी बहुत अच्छी चीज़ में और भी कोई ऐसा गुण होना जिससे उसका महत्व या मूल्य और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सोना एक तो मूल्यवान है ही, ऊपर से उसमें सुगंध आए तो क्या हो जाएगा भाई? सोने में सुगंध हो जाएगा। वो तो सुंदर वस्तु तो है ही एक, और उसमें गुण और हों। भैया ये तो इंसानों के लिए भी है। ज़्यादातर सुंदर लोगों में मैंने सुना है गुण नहीं होता, लेकिन कोई सुंदर भी है और उसमें गुण भी है, कहते ना ये तो सोने में सुहागा है। सुहागा से मतलब सुगंध वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए
तो गुणों को विद्यमान रखिए भाई अपने अंदर। जब उनका उतना महत्व है गुणों का, तो क्यों ना उन्हें संभाल के रखा जाए। सोने से तुलना हो रही है भाई गुणों की। प्रश्न है हमारा, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक बताने हमें कौन है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, मुक्तिबोध हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं। अमन का राग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है ये। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। अमन का राग के लेखक चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे पहले ही काट लिया करो। कभी 100 में से 1% होता है कि ये ऑप्शन सही हो, वैसे होता नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं होंगे, मुक्तिबोध नहीं होंगे, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट तक बने रहिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? हमें ये बताना है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। भाई ये तेती नहीं है, तेली है, ठीक है, तेली। पहले ऑप्शन में तेली है भाई, तेती नहीं है। वैसे तेती भी है तो भी कोई बात नहीं है। तेली, चमेली, माली या अलबेली, किस में ई प्रत्यय नहीं है? ई प्रत्यय किस में नहीं है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ई प्रत्यय किस में नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अलबेली में ई प्रत्यय होगा, माली में ई प्रत्यय होगा, तेली में ई प्रत्यय होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। चमेली है ऐसा शब्द जिसमें ई प्रत्यय नहीं होगा। चमेली, क्योंकि चमेली में कोई मूल शब्द नहीं निकल रहा है, चमेली चमेली होता है। तेली में तेल मूल शब्द है, माली में माल मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा है। अलबेली में अलबेल मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा है, ठीक है। लेकिन चमेली चमेली होता है, इसका कोई मूल शब्द अलग नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें ई प्रत्यय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ये आपको बताना है। खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नागरी लिपि में या मसनवी लिपि में? किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नागरी लिपि में या मसनवी लिपि में? प्रश्न अच्छा है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, क्या होगा इसका सही ऑप्शन। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। खरोष्टी लिपि नहीं होगा, ब्राह्मी लिपि नहीं होगा, मसनवी लिपि नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा सही है, हिंदी। हिंदी लिखवा रहा है ये हमसे। हिंदी देवनागरी लिपि में ही तो लिखते हो, देवनागरी का शॉर्ट में लिखा हुआ है नागरी। देवनागरी का शॉर्ट में लिखा हुआ है भाई नागरी। कंफ्यूज हो गए होंगे इस शब्द से, ठीक है। देवनागरी का शॉर्ट में नागरी लिख दिया है, ठीक है। नागरी लिपि से ही तो हिंदी बनी है, देवनागरी ही तो नागरी है। देवनागरी जो है, कुछ लोग ब्राह्मी भी समझ रहे होंगे इसमें, ब्राह्मी नहीं है। ब्राह्मी क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी का विकास ब्राह्मी से नहीं हुआ, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का। लेकिन हिंदी का जो हुआ है वो देवनागरी लिपि से हुआ है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऐसे इनका क्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
थोड़ा टाइम लेने वाला प्रश्न है। जिसको आता होगा उसके लिए थोड़ा टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा उनके लिए थोड़ा टाइम लेने वाला प्रश्न है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये हमें बताना है। अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं या अघोष व्यंजन होते हैं। भाई सभी मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इस प्रश्न को करने में। मैंने घोष भी पढ़ाए हैं, अघोष भी पढ़ाए हैं, महाप्राण भी पढ़ाए हैं और अल्प प्राण भी पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाए हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले देख लेंगे पहले ऑप्शन को, अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण क्या होते हैं पहले हम ये देखेंगे, तभी तो हमें आंसर पता चलेगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ये रे ले वे, उसके साथ पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तो होता ही है, उसके साथ ये रे ले वे, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब बात कर लेते हैं महाप्राण की। जब तीसरा, 5वां, पहला, ये हमारे अल्प प्राण हो गए। जो बाकी जो बचे दूसरा और चौथा, ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। यही तो पूछ रहा है। 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं महाप्राण, से और है, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अब घोष पे बात कर लेते हैं। घोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है, घोष होता है। याद रखिएगा, अल्प प्राण पहला, तीसरा, 5वां होता है, लेकिन घोष तीसरा, चौथा और 5वां होता है। ठीक है। घोष में येरे लेवे आते हैं। येरे लेवे के साथ याद रखना घोष में है भी आता है। यहाँ है से के साथ नहीं है, यहाँ है घोष व्यंजन में आता है। येरे लेवे के साथ है भी है जो घोष वर्ण व्यंजन में आता है। ठीक है। अघोष पे बात कर लेते हैं। अघोष कौन से होते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। और इसमें तीनों से आती हैं। याद रखना है अघोष में नहीं आता है, तो घोष में आता है। अघोष में तीनों से आती हैं। ठीक है। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई गाने का, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है हमें, कौन सा शुद्ध है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, क्या गाने की हम कसरत करते हैं। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, क्या हम गाने का शौक करते हैं। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, क्या हम व्यायाम करते हैं गाने का। हम क्या करते हैं, गाने का अभ्यास करते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है, गाने का हम अभ्यास करते हैं। व्यायाम नहीं करते, शौक नहीं करते, कसरत नहीं करते, अभ्यास करते हैं गाने का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अच्छा था ये। प्रश्न अगला हमारा यह है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। यह कैसा वाक्य है यह हमें बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। मुझे पता है बहुत बहुत महान लोग हैं, तुरंत कमेंट कर देंगे कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। भाई यहाँ आधा ले है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे देख लेना। मुझे पता है गलतियाँ सबको दिखती हैं, अच्छाई किसी को नहीं दिखती। कोई एक टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाएगी, वो सबको दिखेगी, लेकिन जो अच्छाई इतना सारा मैं बोलती हूँ वो किसी को नहीं दिखता। चलिए, जैसा कि मैंने बताया है, डी ऑप्शन को आप काट ही देंगे। सरल वाक्य ये है ही नहीं, थोड़ी सी लड़ाई संयुक्त और मिश्र में है। उसमें भी हमें ये देखना है कि संयोजक अव्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा है, कैसा है, जैसे उसके पिताजी। वैसा और जैसा लगा हुआ है, वैसा और जैसा किस में लगता है? संयोजक अव्यय मिश्र वाक्य में लगता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में लगता है। मिश्र वाक्य के संयोजक अव्यय कौन कौन से हैं? क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा, जब, वहाँ, जहाँ, उधर, इधर, यद्यपि, अगर, तो। ये सब मिश्र वाक्य के संयोजक अव्यय हैं। इनसे ही पता चल जाता है कि ये मिश्र वाक्य है, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसे कहते हैं ये हमें बताना है। अतिवृष्टि, अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सुख होना, सूखा होना, अत्यधिक संतुष्ट होना। सूखा है भाई, ये सुख नहीं है, ये इधर की मात्रा होती है सूखा में। ठीक है, चलिए। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा होना, अत्यधिक संतुष्ट होना। सही बताइए किसे कहते हैं? अतिवृष्टि। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। क्या होगा? अत्यधिक विचार करना नहीं होगा, अत्यधिक सूखा होना नहीं होगा, अत्यधिक संतुष्ट होना नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि कहते हैं उसे जब ऐसी वर्षा हो जिससे बहुत ज़्यादा हानि हो जनधन की। ऐसी वर्षा जिससे जनधन की हानि हो, फसल नष्ट हो जाए, या और भी पेड़ वेड़ गिर जाएं, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो उसका, उसे कहते हैं अतिवृष्टि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसानदायक होती है, बारिश भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है ये हमें बताना है। भाई हनुमान जी हैं और इनके पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता ही हैं। ये बताना है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पवनसुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक। कौन सा ऐसा शब्द है इनमें जो हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है? जय बजरंगबली। जल्दी से बताइए आंसर। नाम लो सभी हनुमान जी का और आंसर बता दो। इसका आंसर सभी का सही होगा। मैंने जानबूझ के लिया है ये प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। भाई भगवान जी का नाम सामने आ गया, कैसे छोड़ते, लेना तो था ही। इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा। चलिए, पवनसुत हनुमान जी कहते हैं, अंजनी पुत्र कहते हैं, मारुति कहते हैं, विनायक नहीं कहते। विनायक तो गणेश जी को कहते हैं, लड्डू खाने वालों को कहते हैं विनायक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा परीक्षा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? कैसा शब्द है परीक्षा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, परीक्षा कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? चलिए आंसर भी ले लेते हैं, क्या होगा? न विदेशज है, न देशज है, न तद्भव है। तत्सम शब्द है भाई परीक्षा। संस्कृत से ज्यों का तो प्रयोग कर रहे हैं हम परीक्षा को, लेकिन इसे यदि हिंदी में या तद्भव में प्रयोग करेंगे तो परख कहते हैं, परख हिंदी में।
परीक्षा को, जिसे आप लोग कभी यूज़ ही नहीं करते। बहुत शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम संस्कृत के ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें अच्छे भी लगते हैं। ऐसे लगता है पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। परीक्षा 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 ही अच्छा लगता है हमें। हमें पता भी नहीं होता है कि हम संस्कृत का शब्द यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हिंदी इसकी या तद्भव रूप क्या है, परख कहते हैं परीक्षा को। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स में दिया था ये आपको, कि आपको आंसर बताना है। महात्मा शब्द में समास है। जानबूझकर मैंने इस तरह का प्रश्न लिया है। ये द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। ये प्रश्न आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा इसका ऑप्शन। चलिए, आप कह रहे होंगे बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑप्शन साफ है। यदि एग्जामिनर ये चाहे कि बच्चे सही कर दें तो ऐसा प्रश्न देगा एग्जाम में। यदि एग्जामिनर ये चाहे कि बच्चे गलत करें इसे, तो क्या करेगा, इसमें कर्मधारय ऑप्शन में और दे देगा। तो आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई कर्मधारय लगाएं या बहुव्रीहि लगाएं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें कन्फ्यूजन है। पहले इसका आंसर ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। द्विगु नहीं होगा भाई, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बहुव्रीहि समास। बहुत चतुर अध्यापक होते हैं जो इस तरह के प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डिपेंड है थोड़ा सा। इसका विग्रह करेंगे हम, क्या होगा, महान है जो आत्मा, महात्मा। इस शब्द को देखा जाए तो इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन इससे पहले इसमें एक और नियम लग रहा है। ये महात्मा शब्द चला कहाँ से है? ये महात्मा शब्द एक उपाधि भी है। विद्यार्थी की नज़र बहुत तेज होनी चाहिए, चारों तरफ घूमनी चाहिए प्रश्न को पढ़ते ही। महात्मा एक उपाधि है, इसको उपाधि मानते हुए ही इसमें बहुव्रीहि समास आया है, क्योंकि उपाधियां बहुव्रीहि समास में होती हैं। मैंने ऑप्शन में कर्मधारय नहीं लिया, जानबूझकर नहीं लिया है, क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने ऑप्शन में बहुव्रीहि लिया है। उपाधियां बहुव्रीहि समास में होती हैं भाई, लेकिन यदि हम इसका विग्रह महान है जो आत्मा के तौर पे करते हैं तो इसमें कर्मधारय समास भी लगा सकते हैं आप। ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तो आप कर्मधारय लगा सकते हैं, ऑप्शन में कर्मधारय ना हो तो आप बहुव्रीहि लगा सकते हैं। लेकिन यदि दोनों हो तो वो थोड़ा सा ये देखने पे डिपेंड कर सकते हैं कि भाई क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही सही हैं, इसमें गलत कोई सा नहीं है, दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन यदि एक एक ऑप्शन आ रहा है तो आप बहुव्रीहि लगा सकते हैं। उपाधियां बहुव्रीहि में आती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। समझ में आ गया होगा कन्फ्यूजन। वैसे तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने नहीं चाहिए, यदि आ रहे हैं तो भाई मेरी तरह उन्हें एक ऑप्शन लेना चाहिए, दोनों ऑप्शन नहीं लेने चाहिए। यदि ले तो भाई मैं अपना बता रही हूँ, यदि मेरे एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाए और मैं उस एग्ज़ाम में बैठी हूँ तो मैं, यदि दोनों ऑप्शन भी दिए हुए हों कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो मैं बहुव्रीहि लगा के आऊँगी, कर्मधारय नहीं लगाऊंगी। ठीक है, इसलिए मैंने बहुव्रीहि को लेके बनाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। प्रतिदर्श, दृष्ट, रचेता या आहार, क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न तो सभी अच्छे होते हैं भाई, करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आहार गलत होगा, ऐसे नहीं लिखा जाता, आहार नहीं होता, आहार होता है।
ठीक है। रचेता ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रचेता एग्जाम में कितनी बार आया है ये, ऐसे लिखा जाता है रचेता। दृष्ट नहीं होता भाई, या तो ये शब्द दृष्टि होता है या ये शब्द दृष्टा होता है। ठीक है, दृष्टा देखने वाला और दृष्टि देखने वाली, लेकिन दृष्ट नहीं होता। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। प्रतिदर्श बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पशु चर रहे हैं, वाक्य में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये हमें बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पशु चर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भाई, ये आसान प्रश्न है बहुत। शायद ही किसी का गलत गया होगा ये प्रश्न, और इससे ज़्यादा आसान क्या ही होगा जब एग्ज़ाम में आया है तो। चलो आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। व्यक्तिवाचक नहीं होगा भाई, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जातिवाचक होगा, पशु चर रहे हैं, पूरी पशु जाति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भाववाचक तो है ही नहीं, द्रव्यवाचक है ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न लास्ट प्रश्न है ये आज के सेशन का हमारा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। जल्दी से बताइए कौन सा रस है इसमें। शांत रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है या करुण रस है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद वंशी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास जी की लाइन है भाई, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा रस होगा। कबीरदास जी कहते हैं, मन तू अपने तन पर, मन रे तन कागज का पुतला। कबीरदास जी कहते हैं मन तू अपने तन पर, अर्थात तन का मतलब यहाँ क्या है, शरीर पर इतना गुमान क्यों करता है। गर्व का मतलब क्या होता है, गुमान। इतना गुमान क्यों करता है। यह तो कागज के पुतले के समान है, जो पानी की बूंदों से क्षण भर में नष्ट हो सकता है। मन तू अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों करता है, इतना गुमान क्यों करता है। ये तो एक कागज़ के पुतले के समान है, जो पानी की कुछ बूंद मात्र से क्षण भर में नष्ट हो सकता है। जैसे कागज़, पानी की बूंद, तुम पानी डाल दो कागज़ पे, क्या होता है, नष्ट हो जाता है, गल जाता है। वैसे ही शरीर है, पता नहीं है कब एक क्षण में ये नष्ट हो जाए, फिर भी इतना गुमान क्यों करता है। अब इसको पढ़कर और इसको सुनकर आपके मन में क्या भाव आया है, एक शांति का भाव आया है। जिस रस को पढ़कर मन में शांति का भाव आए उसे शांत रस कहते हैं। लगा होगा इसे पढ़ने के बाद जैसे भगवान के पास पहुंच गए हों भाई, अब कुछ नहीं है, भगवान के पास पहुंच गए। तो इसमें क्या है, शांत रस है, वात्सल्य नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, करुण रस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।